नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल टेक्नोलॉयर में। साथियों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब कोई किसी व्यक्ति को चेक देता है और उसका चेक बाउंस होता है तो उसके ऊपर एक कंप्लेंट केस किया जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, जिसमें उसकी लायबिलिटी होती है चेक दाता की कि अल्टीमेटली उसे वो चेक की राशि या केस अगर वो हार जाता है तो चेक के डबल की राशि उसे वो अदा करता है। लेकिन चेक बाउंस होने के कई कारण होते हैं और उन कारणों में यदि कोई कारण ऐसा निकल करके सामने आता है जिससे ये पता चलता है, साबित होता है कि अगले व्यक्ति ने छल या कपट पूर्वक उस चेक को बाउंस कराया है, तो इस प्रक्रिया में या इस मुकदमे में, इस परिवाद में आगे चल करके हम उसके ऊपर कैसे छल कपट या धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं या कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर के इसे कैसे दर्ज कराएगी, चीज़ों को हम आज समझने वाले हैं। और इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कमेंट किया है, हाई कोर्ट प्रयागराज द्वारा क्या कमेंट किया गया है, इस पे हम आज एक चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। चाहे आप अधिवक्ता हों या आप स्वयं परिवादी हों या अभियुक्त हों, आप सबको इस चीज़ के बारे में जानना आवश्यक है। ये कि बहुत ही एसेंशियल प्रॉब्लम है और समाज में इस तरह की चीज़ें आए दिन हो रही हैं, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत आज समझने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो बनाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ कोर्ट प्रोसीजर्स की वजह से मैं समय नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन अब मैं पुनः प्रॉपर वे में आपको वीडियो भेजता रहूँगा और आप सभी फिर से इस चैनल के माध्यम से चीज़ों को, नए नए टॉपिक्स को जान सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जो वीडियो है या बनाने वाली जो वीडियो हम लोग बनाते हैं, इसे समय से आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू। किसी को चेक देता है तो चेक देने वाले व्यक्ति के ऊपर चेक को पास कराने की लायबिलिटी होती है। चेक पाने वाला व्यक्ति जब और चेक को प्रेजेंट करता है और चेक बाउंस हो जाता है तो बाउंस होने के बाद एक बाउंस स्लिप मिलती है जिसे कहते हैं मेमो स्लिप। उस मेमो में ऊपर कंटेंट्स दिए होते हैं, 10-12 कंटेंट दिए होते हैं। उस 10-12 कंटेंट में लिखा होता है कि किस कारण से चेक बाउंस हुआ है। चेक बाउंस हो जाने के बाद चेक वापस आता है जिसने चेक लगाया है। चेक जिसने दिया है उसके पास भी मैसेज जाएगा, संदेश जाता है, और जिसने चेक प्राप्त किया था, जिसने चेक अपने बैंक में लगाया था पेमेंट के लिए, उसको भी मेमो के साथ वो चेक जो उसने लगाया हुआ है वो चेक वापस हो जाता है। वापस होने के बाद की प्रक्रिया दोस्तों ये होती है कि हम 30 दिन के अंदर, चेक बाउंसिंग डेट से 30 कार्य दिवस के अंदर चेक देने वाले व्यक्ति के नाम एक नोटिस भेजते हैं। नोटिस में यह मेंशन होता है कि हम आपको 15 दिनों का समय दे रहे हैं और इस 15 दिनों में आप मुझे मेरा पेमेंट वापस कर दीजिए, अन्यथा हम आपके खिलाफ परिवाद दाखिल करने के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या परक्राम में लिखित अधिनियम के तहत हम आपके खिलाफ मुकदमा करने के लिए बाध्य होंगे। यदि वो व्यक्ति पेमेंट कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसके खिलाफ एक परिवाद दाखिल करते हैं जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष वो परिवाद दाखिल किया जाता है कंसर्निंग थाने के जो जुडिशियल जुडिक्शन बनता है। ये तो हो गई बात दोस्तों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आप सबको बताया था और इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि एक सिंपल परिवाद की प्रक्रिया हो गई। लेकिन दोस्तों, जो कंटेंट दिया होता है जिस कारण से चेक बाउंस होता है, जैसे इसमें एक उदाहरण के तौर पे यदि हम समझें तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है कहीं से और उसकी पेमेंट के लिए उसने चेक दिया और चेक देने के बाद जब चेक बैंक में प्रेजेंट किया गया पेमेंट के लिए, भुगतान के लिए, और चेक अनादरित हो जाता है, बाउंस हो जाता है, और जो रिटर्न मेमो है
रिटर्न मेमो में ये मेंशन करके आता है कि जो चेक दिया गया था, इस चेक का भुगतान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये खाता पहले ही बंद कराया जा चुका है, या पेमेंट के समय एट द टाइम ऑफ पेमेंट चेक को स्टॉप बाय ड्राई कर दिया गया है, यानी जिसने पेमेंट देना था उसने अपने खाते को बंद कर दिया है, या चेक प्रेजेंट होने के बाद उसने स्टॉप कर दिया पेमेंट को, बैंक से मना कर दिया है कि मुझे इससे पेमेंट नहीं देना है। तो ऐसी दोनों ही स्थिति में ये साबित होता है कि चेक देने वाले व्यक्ति की मंशा जो थी, जो टेंडेंसी थी, जो उसका इंटेंशन था, वो छल करने का था। वो पेमेंट नहीं करना चाहता था, पेमेंट नहीं करना था तो चेक नहीं देना था, लेकिन उसने पेमेंट नहीं करना था और उसने चेक दे दिया। तो ऐसी स्थिति में उसने छल किया, क्योंकि शॉपकीपर ने आपके ऊपर भरोसा करके आपसे चेक लिया। अदरवाइज वो ऑनलाइन पेमेंट लेता, कैश लेता या यूपीआई से पेमेंट लेता, वो आपसे चेक किसी भी दशा में नहीं लेता। अब उसने चेक तो लिया लेकिन उसका चेक का पेमेंट नहीं हो पाया, वो अनादरित हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ 420 यानी 420 आईपीसी, जो आज के डेट में भारतीय न्याय संहिता 2023 के नए कानून में सेक्शन 318 यानी 318 धारा 318 हो गया है, इसका केस बनता है, इसकी लाइबिलिटी बनती है। क्योंकि चेक देने वाले की मंशा छल कपट पूर्वक थी, वो आपको धोखे में रख करके आपको उसने चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, क्योंकि आपने खाता पहले ही बंद करा रखा था। तो दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रयागराज द्वारा इस पर कमेंट किया गया है कि मामले के निस्तारण के समय ही यदि जुडिशियल ऑफिसर को यानी न्यायाधिकारी को अगर लगता है कि वाकई में इस पे BNS 318 का केस बनता है, तो ड्यूरिंग द केस न्यायाधिकरण के आदेश से इसके ऊपर 420 आईपीसी या 318 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए आप अलग से भी परिवाद ला सकते हैं, या आप थाने में जा करके, अगर आपको लगता है कि आपके साथ छल करके ये चेक दिया गया है, धोखे से आपके पेमेंट को रोका गया है, तो आप इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत कंसर्निंग थाने में आप एक एप्लीकेशन देकर के मुकदमा अलग से भी दर्ज करा सकते हैं। और न्यायाधीश अगर चाहें तो उसी केस में BNS 318 के तहत धारा की बढ़ोतरी करके आपके ऊपर इसका भी केस चला सकते हैं, या जिसने चेक दाता के ऊपर इसका केस चला सकते हैं। तो रिसेंटली अभी एक हफ्ते पहले एक मामले में ऑनरेबल प्रयागराज हाई कोर्ट द्वारा ये मामला प्रकाश में आया है। उन्होंने ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था छत्तीसगढ़ के एक केस में। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि यदि आप किसी से चेक ले रहे हैं और उसकी टेंडेंसी, आपका चेक यदि बाउंस हो जाता है और उसकी टेंडेंसी छल करने की थी कि वो पेमेंट नहीं देना चाहता था, फिर भी उसने आपको चेक द्वारा पेमेंट किया और आपका चेक अगर डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप उसके खिलाफ NI एक्ट, इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के तहत तो परिवाद लाएंगे ही लाएंगे, साथ ही उसे आप BNS सेक्शन 318 के तहत भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। लेकिन सावधानी की बात यह है दोस्तों कि जब भी आप किसी को चेक देते हैं या चेक लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये जानिए, यदि आपको उसे पेमेंट नहीं करना है या आप केवल सिक्योरिटी के रूप में से चेक दे रहे हैं, तो चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए कि मैं फला डेट को आपको पेमेंट करके अपना चेक वापस लूँगा, या मेरे खाते में फला डेट में ये अमाउंट एश्योर्ड होना चाहिए कि जिस डेट का चेक आपने दिया है उस डेट पे आपके बैंक में, अकाउंट में उतना धन, पर्याप्त धन होना चाहिए ताकि आपका चेक बाउंस ना हो। यदि बाउंस होता है तो निश्चित रूप से जानिए कि NI एक्ट के साथ साथ यदि किसी भी अन्य कारण से या आपके द्वारा रोका जा रहा है, या सिग्नेचर मिसमैच है, या कटिंग किया गया है चेक में और उसको जानबूझ करके अगर बाउंस कराते हैं, तो निश्चित रूप से 420 आईपीसी या 318 BNS के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो के जो कंटेंट हैं पसंद आए हों, तो निश्चित रूप से इसे आप अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
जरूर कराएं। अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।